A very good day to you. My name is Jishnu Keel, and today I will introduce you all to cognitive learning theory. I would first begin with its definition and then take you on a journey of learning through experiments conducted by various thinkers on this wonderful topic. So, here we begin. The three important figures whom we are going to talk about are the Gestalt psychologist Edward Tolman and Wolfgang Kohler, and the modern psychologist Martin Seligman. We'll begin with Tolman's maze running rats. This experiment was a breakthrough in psychology which helped us understand the concept of latent learning. तो latent learning क्या है? आपको मैं ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूं. हम लोग रोज नई नई चीजें सीखते हैं, बट कभी कभी कुछ उलझनों का सल्यूशन जो है हमें अचानक ही मिलता है. जैसे आप रोज ऑफिस टाइम से जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको इतनी देरी हो गई कि आपको पता है कि अब तो लेट पहुंचना है. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी पहुंचना पड़ेगा. कैसे पहुंचे? उसी दिन आप ढूंढेंगे एक शॉर्टकट जिसके थ्रू आप अपने टारगेट तक पहुंच पाए. आपको शॉर्टकट के बारे में कभी भी नहीं पता था, लेकिन उस दिन जिस दिन एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि या तो टाइम पे पहुंचो या फिर अब बॉस की डांट सुनो. टाइम पे पहुंचना जरूरी है. आपने उसी दिन एक नया रास्ता ढूंढ निकाला. दिस इज व्हाट दिस लेटेंट लर्निंग. द लर्निंग थ्रू पनिशमेंट्स और रीइंफोर्समेंट्स, या तो पनिशमेंट के थ्रू या फिर एक लालच के थ्रू, एक रीइंफोर्समेंट के थ्रू. जब कोई लर्निंग होती है उसे लेटेंट लर्निंग कहेंगे. और ये हमें टॉलमैन के मेज रनिंग रैट्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया गया. चलिए आपको मैं बताता हूं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी गॉट टू नो कि कैसे एक एनवायरमेंट में कंटिन्यूस रहते हुए वी क्रिएट अ कॉग्निटिव मैप. एक जगह का मैप तैयार कर लेते कि हमें इसके बाद राइट जाना है, राइट के बाद लेफ्ट जाना है, लेफ्ट के बाद स्ट्रेट जाएंगे तो इस भूल भुलैया से निकल पाएंगे. सो दिस वॉज द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड टॉलमन्स मेज रैट्स. तो इसमें क्या हुआ, कुछ रैट्स को लिया गया और उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. और इन तीनों ही ग्रुप्स को एक मेज में, एक कार्डबोर्ड मेज में डाल दिया गया. मेज क्या होता है? एक भूल भुलैया. एक तिरछे उल्टे सीधे रास्ते होते हैं जिनका एक एंड है और वो ढूंढ निकालना है. तो अब देखा कि कैसे कोई रीइंफोर्समेंट यानी कोई रिवॉर्ड अगर दे दिया गया तो कैसे ये लोग बाहर निकलेंगे. अगर रिवॉर्ड नहीं दिया गया तो कैसे बाहर निकलेंगे. अगर रिवॉर्ड डिले कर दिया गया तब कैसे बाहर निकलेंगे. इन सभी की स्टडी की गई इस एक्सपेरिमेंट में. So, as I explain the procedure, I'll let you know more about this experiment. So, in their study, 3 groups of rats had to find their way around the complex maze. At the end of the maze, there was a food box. Some groups of rats got to eat the food, some did not, and for some rats, the food was only available after 10 days. तो ये जो 3 ग्रुप्स थे वो ऐसे डिवाइड किए गए कि पहला जो ग्रुप था that was rewarded instantly from first day till the 17th day. This experiment was conducted for 17 days. Okay, so from the first day till the 17th day, these rats of the first group were rewarded continuously. कुछ भी reward हो सकता है, आप चीज दे दीजिए to lure the rats to get to the end. तो वो लोग जल्दी से एक उस रिवॉर्ड को पाने के लिए कॉग्निटिव मैप तैयार कर लिया उन्होंने दिमाग में कि फटाफट मुझे निकलना है, ऐसे मैं निकलूंगा तो निकलते ही मुझे चीज मिलेगा. ओके, सो दे वर टाइम्ड द लीस्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज. सबसे जल्दी से इसी ग्रुप ने पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लेते थे हर बार. ओके, ईच टाइम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड ग्रुप विच वॉज द डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप. इसमें क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द 10th डे उनको जितनी बार वो पहुंचे मेज के एंड तक उनको बस निकाल लिया गया, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया. सो दिस
led to an ultimately slowed down process of getting out of this maze. इस मेज से निकलने में उनको बहुत टाइम लगता था, लेकिन फिर जब 11th और 17th डे के बीच उनको निकलते ही एक रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर दिया गया, एक कोई भी एक रिवॉर्ड, चीज सपोज रैट्स का फेवरेट दिया गया, वो लोग फटाफट, वो कॉग्निटिव मैप जो 10 दिन से तैयार हुआ था उनका, इट वॉज सच अ प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम द रैट्स दैट दे क्लियर्ड होल ऑफ द मेज विद इन अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो लोग क्लियर करके पहुंच जाते थे. क्योंकि वहां पे एक चीज रखा हुआ है, उन्हें वो खाना है. वो जल्दी से वो कॉग्निटिव अपने मैप में पूरा रास्ता सोचकर निकल के वो चीज खा लेते थे. नाउ आई टॉक अबाउट द थर्ड ग्रुप विच वॉज नॉट रिवॉर्डेड. दिस टाइम्ड एज द स्लोएस्ट ग्रुप ऑफ ऑल फॉर द स्पैन ऑफ दी 17 डेज. पूरे 17 दिन इनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया. दो एक कॉग्निटिव मैप तैयार हो ही गया होगा फॉर सच अ रेपिटेटिव एक्शन, बट जो टाइम लगता है ना, दैट वाज ऑलवेज स्लो बिकॉज दे स्टिल हैड नो मोटिवेशन टू कीप गोइंग. अल्टीमेटली एंड तक पहुंच के कुछ मिलना नहीं है तो वो फिर से स्लो डाउन हो जाते थे. तो इसी तरह से ये थर्ड ग्रुप को सबसे ज्यादा टाइम लगता था ये पूरा मेज क्लियर करने में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉलमैन्स लेटेंट लर्निंग थ्योरी, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि कैसे एक आदमी या फिर एक एनिमल एक कॉग्निटिव एक मैप तैयार कर लेता है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, एंड इट बिकम्स फास्टर इफ देयर इज अ रीइंफोर्समेंट. What comes next is Kohler's smart chimp experiment. This experiment, conducted by Wolfgang Kohler, introduced us to the concept of insight learning. The Almighty has blessed all the beings, all the living beings, with a certain level of cognition, a certain level of thinking capacity. So, it is our duty to use that brain we have. जो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए. अपना दिमाग जो है ये बहुत ही एडवांस्ड मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक एक आइडिया हमेशा सोचता रहता है कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए. और उसका जो एक रिजल्ट होता है ना, जब टैकल हो जाते हैं वो प्रॉब्लम, वो एक रिजल्ट वो कहीं ना कहीं ब्रेन में एक सबड्यूड इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करके रखता है. दैट इज व्हाट forms the basis of insight learning. So let me tell you about this experiment. The Gestalt psychology used the term insight to describe the perception of the whole situation by the learner and of his intelligence in responding to the proper relationships. Okay, so in one experiment, Kohler put a chimpanzee named सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक केज में रख दिया जाता है, और उस केज के ऊपर एक बनाना का बंच लटका दिया जाता है. ओके, एंड अ बॉक्स वाज प्लेस्ड इनसाइड द केज, समवेयर देयर इन द केज. अब वो मंकी किसी भी तरह कूद के, वो चिंपैंजी जो है वो किसी भी तरह कूद के वो बंच ऑफ बनानास नहीं ले पा रहा है. इज हैविंग अ हार्ड टाइम. बहुत सोचता है कि कैसे करे. फिर वो देखता है उस बॉक्स को देखते ही उसके दिमाग में ये एक इंसाइट डेवलप होता है कि अब मैं इस बॉक्स का क्या इस्तेमाल करूं कि मैं उस बनाना तक पहुंच पाऊं. उसने बॉक्स को एकदम बनाना के नीचे रखा, बॉक्स पे चढ़ा और बनाना उससे मिल गया. सो मिस्टर कोलर वाज सरप्राइज्ड कि इस चिंपैंजी ने तो एक कमाल का इंसाइट लर्निंग डिस्प्ले किया, that he was able to tackle this problem so promptly. तो फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा टफ बनाया कि देखा जाए अब क्या करता है अगर थोड़े से टफ बना दे. उन्होंने क्या किया कि अब बनाना को और ऊंचाई पे रख दिया और आसपास 2-3 बॉक्सेस रख दिए. सुल्तान द चिंपैंजी was smart enough to understand what the problem was.
उसने एक बॉक्स रखा, बहुत कोशिश किया उछलने की, फिर भी उसे बनाना नहीं मिला। तब उसने धीरे धीरे दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स रख के ऊपर तक पहुंच गया। उसे ये समझ में आ गया that the boxes are the way to reach his bananas. So उसने इसी इनसाइट लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए इस सेकेंड प्रॉब्लम को भी टैकल कर लिया। ओके, नाउ Kohler made a more complicated experiment. The banana was placed outside the cage this time. Okay, two sticks. Okay, now listen to me carefully. Two sticks, one larger than the other, were placed inside the cage. Okay, and one stick was hollow at the end. Fine. मैं आपको ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे कि ये एक पेन है, इसका मैं ये कैप निकाल देता हूं, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ दो स्टिक्स। ओके, दिस हैज अ हॉलो एंड एंड देयर वॉज अनदर स्टिक, इसको एक और स्टिक मानिए। सो व्हाट सुल्तान डिड टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, कि उसने देखा कि बॉक्सेस रखा, उसने बाहर तक मतलब पहुंचने की कोशिश की। अब जो बनाना से वो केज के बाहर रखे, वो कैसे निकाल पाएगा, वो समझ नहीं पा रहा था, और हाथ भी उसका नहीं पहुंच रहा था। तो उसने बहुत सोचा और इस स्टिक्स का इस्तेमाल किया। उसने जो हॉलो एंड है, उसमें जो सॉलिड एंड वाला जो स्टिक है, उसको ऐसे फिट कर दिया, और उसने देखा कि ये तो एक लंबा स्टिक बन गया है। और फिर उसने उसको बाहर ऐसे मारता रहा, और फिर वो बंच ऑफ बनानास गिर गया। उसने आराम से फिर जब मिट्टी पे गिरा वो बाहर, वो आराम से बनानास को लिया और केज के अंदर ले लिया, पकड़ा और केज के अंदर ले लिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। He was a clever chimpanzee. He used his cognition, he used his insight learning and tackled this problem out. तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि ब्रेन का यूज अगर क्लेवरली किया जाए, you can just tackle any problem. This is what insight learning actually meant. Insight learning is to perceive the problems and to find a suitable solution to it. This was clearly explained through Kohler's smart chimp, Sultan, and it provided us a breakthrough in psychology by introducing us to the concept of insight learning. The last experiment that we'll be learning today under cognitive learning theory is Seligman's depressed dogs. This experiment introduced us to the concept of learned helplessness. Learned helplessness is a phenomena observed in both humans and animals when they have been conditioned to expect pain, suffering, or discomfort without a way to escape it. सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस वो कंडीशनड स्टेट ऑफ माइंड है किसी भी ह्यूमन या दूसरे एनिमल में, जब उन्हें लगता है कि कोई भी पेनफुल सिचुएशन है, उससे निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। वो ब्रेन इतना कंडीशनड हो गया है कि उसे लगता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, तो इससे अच्छा इस सिचुएशन को झेल लिया जाए। वो लोग फिर कोशिश ही नहीं करते कि उस सिचुएशन से निकल पाए। दे अल्टीमेटली लर्न हेल्पलेसनेस। वो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे जब बाहर निकला ही नहीं जा सकता, इससे जब लड़ा ही नहीं जा सकता इस सिचुएशन से, इट इज बेटर टू बेयर द सेम। सो an experiment was conducted on this theory by Seligman and Mayer, wherein they tested this fact on dogs. एक डॉग को लिया और उसको एक कॉलर बांध दिया, एक मैकेनाइज्ड कॉलर, एक इलेक्ट्रिक कॉलर, जिसमें जब भी वो अगर बटन प्रेस करे दूर से तो उस कॉलर के थ्रू उस डॉग को शॉक लगते थे, इलेक्ट्रिक शॉक। तो उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप, दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेप्स। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज कि जब भी वो बेल बजाते थे, एक बेल बजाया और तभी बटन प्रेस कर देते थे और उस डॉग को शॉक लगता था। ऐसा रेगुलरली करते गए, जब भी बेल बजाया फिर बटन प्रेस किया, शॉक लगा।
एक टाइम ऐसा आया दैट द डॉग्स ब्रेन वॉज सच कंडीशनड दैट बेल बजाते ही उसे ऑटोमेटिक वो अलर्ट हो जाता था, उसे लगता था कि अब शॉक लगने वाला है. So that was the point when Seligman knew that the dog's brain has been conditioned for the pain. So for the second part of this experiment, the dogs were placed in a box with two chambers divided by a low barrier. एक बॉक्स था, उसमें एक लो बैरियर से वो दोनों चेम्बर्स एक चेम्बर्स बना दिए गए, दो चेम्बर्स. वन चेम्बर हैड एन इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर. ओके, एक फ्लोर है जहां पे बटन प्रेस करते ही आपको शॉक लगेंगे उस फ्लोर के थ्रू. और the other one was not electrified, it was a normal floor. So when the researchers placed dogs who had previously been given shocks, okay, उन डॉग्स को जब प्लेस किया जिनको प्रीवियसली शॉक मिल चुका था, घंटी जब बजाते ही उनको शॉक मिल जाता था, उनको जब प्लेस किया उस इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर पर, वो डॉग्स बचने की कोशिश ही नहीं किए. They just did not even try to jump on to the normal side of the normal chamber, the chamber with the normal floors. They had learned helplessness. उन्हें पता था कि जब तक ये बटन दबाना बंद नहीं करेगा तब तक हमें शॉक मिलता रहेगा. उन डॉग्स ने जिनको ये पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में थे, उनको सेकेंड पार्ट में उन्होंने कोशिश ही नहीं किया दैट दे जंप ऑन टू द नॉर्मल साइड ऑफ द बॉक्स to save themselves. So they did not even try to escape their helpless situation. On the other hand, the dogs who had not been given electric shocks, यानी वो dogs जो unconditioned है, जिनको ये first part of the experiment में नहीं थे, so they acted promptly and jumped on to the non-electrified floor. This is interesting, isn't it? जिनको कंडीशनड हो गया था वो लोग अपने हेल्पलेस स्वीकार कर चुके थे, ये जान चुके थे कि इस बुरी सिचुएशन से वो नहीं निकल सकते. बट द वंस हु हैड नॉट अंडरगॉन दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दे एक्टेड प्रॉम्प्टली एंड जम्प्ड ऑन टू द बेटर पार्ट ऑफ द चेम्बर विथ नो इलेक्ट्रिक शॉक्स. सो टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना, Seligman and Mayer gathered a new batch of dogs and divided them into 3 groups. अब ये आ रहा है थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि इस थ्योरी को जस्टिफाई कर देगा एकदम, मतलब सॉलिड प्रूफ के साथ. सो in this part of the experiment, the batch of dogs were divided into 3 groups. Dogs in group 1 were strapped into harness for a period of time and were not administered any shocks. Okay, एक ग्रुप था जिनको वो हार्नेस, वो कॉलर बांध दिया गया था और उन्हें कोई शॉक नहीं दिया गया. डॉग्स इन ग्रुप 2 वर स्ट्रैप्ड इनटू द सेम हार्नेस but were administered electric shocks that they could avoid by pressing a panel with their nose. यानी इन डॉग्स के पास अपना एक खुद का ऑप्शन था कि जब इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, ये अपनी नोज से अगर पैनल दबा दे, वो पैनल बटन प्रेस करते ही इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता था. ओके, द फर्स्ट ग्रुप had no electric shocks. The second group were administered electric shocks but had an option to escape the same by pressing a panel. Dogs in group 3 were placed in the same harnesses and also administered electric shocks but were given no way to avoid them. उनको shocks avoid करने का कोई तरीका नहीं था. Once these 3 groups had completed this first experimental manipulation, all dogs were placed one at a time in the box with 2 chambers. अब ये जो मैनिपुलेशन हुआ, पहला ग्रुप नो इलेक्ट्रिक शॉक्स, सेकेंड ग्रुप चॉइस है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा बटन दबा के बंद कर सकते हो. तीसरा ग्रुप जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा तो उन्हें सहना पड़ेगा. ये होने के बाद अब उनको वो 2 चेम्बर वाले बॉक्स में डाला गया जिनमें एक फ्लोर इलेक्ट्रिफाइड, एक फ्लोर नॉन इलेक्ट्रिफाइड है. वहां पे dogs from group 1 and group 2 were quick to figure out that they only needed to jump over the barrier. यानी पहला ग्रुप जिनको कोई शॉक नहीं मिला, जो अनकंडीशनड थे, और दूसरा ग्रुप जिनके पास ये ऑप्शन था कि बटन दबाते ही वो लोग बच सकते हैं शॉक, वो लोग स्मार्ट निकले. वो लोग अपना इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर से जंप करके नॉर्मल फ्लोर में आ गए 2 चेम्बर वाले बॉक्स में. लेकिन जो थर्ड ग्रुप था,
दे हैड लर्नड हेल्पलेसनेस. जिनको बार बार शॉक मिलता था और शॉक से बचने का कोई तरीका नहीं था, उन लोगों को जैसे ही उस चेंबर में शॉक मिला, वो लोग बचने की कोशिश ही नहीं किए. फिर से एक ही चीज जो हमने बिगनिंग में देखा था, एक ही चीज हुआ. उन्होंने बचने की कोशिश भी नहीं की. उनको शॉक मिलता गया और वो लोग दूसरे चेंबर में जंप भी नहीं किए. This proved that we learn helplessness if we do not find a way to escape from that painful situation. This supported the theory of learned helplessness. And with this, we complete the cognitive learning theory. And I thank you all for listening to me. Have a great day.